हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे और हमारे पुराने लेक्चर्स भी आपने जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो बेटा प्लीज जरूर देख लें। और आपको अगर कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको समझने में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें बेटा, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट। ताकि उसको हम टाइम टू टाइम सॉल्व कर सके। आज हम अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। तो बेटा बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एसेट्स के बारे में। अभी तक हमने सेल्स रिटर्न तक पढ़ लिया हुआ था, ठीक है। आज हम एसेट्स के बारे में समझेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले उसको एक प्रीफेस से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मान लीजिए एक एक पर्सन है, मिस्टर ए, और वो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। कुछ बुक सेलिंग का भी कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इनके पास इन्होंने कुछ रजिस्टर्स परचेज करे, ओके। और सेकंड थिंग, इन्होंने एक ऐसी मशीन परचेज करी जिससे ये बुक बाइंड कर सकते हैं, बुक बाइंड कर सकते हैं। एक मशीन इन्होंने खरीदी जिससे बुक की कटिंग कर सकते हैं, पेपर्स की कटिंग कर सकते हैं। एक इन्होंने लाइसेंस लिया पब्लिशिंग या बुक पब्लिशिंग का, राइट। इन्होंने तीनों ये चारों चीजें परचेज करी हैं, ओके। अब फर्क समझिए बेटा, ये जो रजिस्टर्स खरीदे हैं उन्होंने, ये डायरेक्टली मार्केट में बेच दिए जाए, ठीक है। ये मशीनरी जो मशीन वन है, क्या ये डायरेक्टली बेची जाएगी? नहीं, इससे बिजनेस किया जाएगा। फर्दर इसको यूज किया जाएगा बुक बाइंडिंग में। सेकेंड मशीन को कहां यूज किया जाएगा? बुक्स की कटिंग में, पेपर कटिंग में, राइट, ठीक है। तो ये कभी डायरेक्टली बेची नहीं जाएंगी अनलेस अनटिल ये स्क्रैप ना हो जाए। तो इसका मतलब कुछ आइटम्स बिजनेस ऐसी परचेज करता है जिनको डायरेक्टली बिजनेस बेच सकता है, कुछ आइटम्स ऐसी परचेज करता है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। क्या बेटा मैंने बोला? इन आइटम से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। आपको नहीं लगता बेटा एक बार मशीन खरीद ली और हम उसको कितने साल यूज करते हैं, उससे फ्यूचर बेनिफिट्स आते रहते हैं। फ्यूचर मतलब आने वाले सालों में उसके बेनिफिट्स आते रहेंगे, हम मशीन को एज इट इज यूज करते रहेंगे, ठीक है। और बेटा ये है एक लाइसेंस, उन्होंने लाइसेंस खरीदा। लाइसेंस हालांकि दिखाई नहीं देता, एक पेपर की फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यस यू आर एलिजिबल टू डू दिस थिंग। आज से आपको एक वो दे दी जाती है, मान्यता दे दी जाती है कि आप इसका काम कर सकते हैं। अब इन्होंने लाइसेंस भी परचेज किया बुक पब्लिशिंग का, ठीक है। तो इससे भी क्या फ्यूचर बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं? क्या ये लाइसेंस एक साल का है या आने वाले अगले सालों का भी है? ये आने वाले, मान लीजिए मैंने लाइसेंस लिया कुछ 10 साल के लिए, तो आने वाले 10 साल तक इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते रहेंगे। तो बात बेटा ध्यान से समझो, रजिस्टर जो परचेज करे उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं थी, लाए बेच दिया मार्केट में, दैट्स इट। मशीन, मशीन वन, मशीन टू, लाइसेंस, इन सब पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो बेटा जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आए वो सब क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। आपको याद है हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि जो भी बंदा अपने मर्चेंडाइज गुड्स खरीदता है, फॉर एग्जांपल जिसमें वो डील करता है, राइट, जैसे स्टेशनरी वाला रजिस्टर्स परचेज करता है, तो उसके लिए वो एक्सपेंस है, उसके लिए वो क्या है? एक्सपेंस है बेटा, ठीक है। उसमें नॉमिनल रूल लगाकर उसको डेबिट करता है। अब यहां पे क्या है,
उसको एक्सपेंस मानता है, राइट। अब यहां पे क्या है, इन आइटम्स को वो एक्सपेंस नहीं मानेगा, इनको क्या बोलेगा, एसेट्स। क्या बोलेगा, एसेट्स। तो ये 3 आइटम्स, ये उसकी क्या बन गई बेटा, एसेट्स। ठीक है, जिनसे फ्यूचर बेनिफिट्स आ सके वो सब क्या है, एसेट्स कहलाते हैं। चलिए इसको बेटा एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। बेटा सबसे पहले यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। सर ये दो वर्ड्स क्या हैं, बेटा एसेट्स को समझो। एसेट्स का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स आ रहे हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो वो जिनको छुआ जा सके, टेंजिबल। सर टेंजिबल कैसे, बेटा जैसे मशीनरी की हमने बात करी थी, जिनको आप टच कर सकते थे, विच कैन बी टच्ड, इनको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। दूसरे हो गए इनटेंजिबल, इनटेंजिबल कांट बी टच्ड। सर ऐसे कौन से एसेट्स हो गए जिनको हम छू ही नहीं सकते, बेटा एक लाइसेंस। सर क्या बात करते हो, पेपर हाथ में आता है तो हम सर्टिफिकेट को छू छू तो सकते हैं। बेटा मान लीजिए आपने एक लाइसेंस खरीदा 5 लाख का, ठीक है, गवर्नमेंट फीस थी, आपने गवर्नमेंट फीस 5 लाख देकर एक लाइसेंस परचेज किया। क्या बेटा वो पेपर जो आपको मिला है, वो सर्टिफिकेट 5 लाख का है? वैसे माना जाए तो वो 5 लाख का है, बट अगर उस पेपर से सर्टिफिकेशन हटा दी जाए, क्या वो 5 लाख का एक खाली पेपर है? नहीं, वो कुछ पैसों का, कुछ 10 20 पैसे 50 पैसे इतने का एक पेपर है। उसके ऊपर गवर्नमेंट के जो सिग्नेचर हुए हुए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के किसी सिग्नेचर हुए पड़े हैं कि यस यू आर एलिजिबल टू डू दिस थिंग, उसकी वैल्यू है, उसके लिए आपने 5 लाख दिए। क्या उन उस मान्यता को, आपको एक मान्यता दी गई है कि आज के बाद आप ये काम कर सकते हो, तो उस मान्यता को क्या आप टच कर सकते हो? आंसर इज नो। तो इसका मतलब एसेट्स फ्यूचर बेनिफिट्स देती हैं, उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल आती हैं। टेंजिबल वो वाली जिनको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल वो वाली जिनको हम छू नहीं सकते। लाइसेंस की हमने बात करी थी बेटा, लाइसेंस एक ऐसी आइटम है, एक ऐसी एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते, दैट मींस वो हमारी इनटेंजिबल एसेट में कवर होता है। करेक्ट, ठीक है। तो आइए जरा आगे समझते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ओन्ड बाय दी, यानी ओनरशिप हमारी होनी चाहिए बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। यस बेटा इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स आने हैं और हमने पैसे देकर खरीदा हुआ है। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। आने वाले टाइम में जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स आए, वो हमारा एसेट है। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, जैसे बेटा लैंड खरीद लिया आपने, लैंड लैंड आपने एक बार पेमेंट करी, अब क्या वो खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो। लैंड सालों साल चलती रहेगी, तो वो क्या है, आपकी एसेट है, उससे आप फ्यूचर बेनिफिट्स लेते रहोगे। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। फर्नीचर तक तो आपको समझ आ गया होगा। स्टॉक, स्टॉक क्या है बेटा, आपने गुड्स खरीदी बट वो अनसोल्ड रह गई, बेच नहीं पाए, तो कुछ टाइम के लिए वो आपकी एसेट बन जाएंगी, राइट। डेटर्स, अब ये क्या है सर, अभी तक तो आपने हमें दो चीजें पढ़ाई हैं कि एसेट्स हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं। अब ये डेटर वर्ड क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात हो रही है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स बेची, मान लीजिए बुक्स बेची है, ठीक है। अब बी कह रहा है मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। बी ने क्या बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद, 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड है, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। बेटा अब ए की तरफ आप खड़े होकर देखो, क्या बी से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे? बी से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। आप ए हो, आपके लिए आपने बी को कुछ सामान बेचा
और बी आपको कह रहा है कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो आज आपको लग रहा है कि हाँ बी से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे? आंसर इज यस। आपको 2 महीने बाद उससे इनफ्लो आएगा, पेमेंट आएगी। तो इसका मतलब क्या हम इसे भी एसेट कवर करें? यस, ये हमारा एक एसेट है। सर अभी तो आपने बोला था कि एसेट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, टेंजिबल होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं। बेटा हम प्रॉपर्टीज को भी बोलते हैं और पर्सन्स को भी एसेट बोलते हैं। हमें जिससे भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने वाली बात हो, हम उस सबको एसेट बोलते हैं, राइट? करेक्ट। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बिजनेस जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स आने हो, हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, तो हम उसे एसेट बोलेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर डेटर वर्ड जो है ना, वो बी के लिए यूज किया गया है। हम जिन लोगों को उधारी माल सेल करते हैं और उनसे हमें फ्यूचर में पेमेंट आनी होती है, तो जितनी देर पेमेंट नहीं आती हम उन्हें एसेट बोलते हैं। और एसेट कौन सी वाली? डेटर वाली। कौन सी वाली बेटा? डेटर। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है बेटा। कैश, कैश से आपको फ्यूचर बेनिफिट्स आते हैं? आते हैं। आप जब मर्जी उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। आपके आज हाथ में कैश है, आप कभी भी उसका कुछ भी कोई चीज परचेज कर सकते हो, उससे फ्यूचर बेनिफिट्स कभी भी आ सकते हैं। और बैंक बैलेंस सेम, वन एंड द सेम थिंग। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क वही बात होगी बेटा लाइसेंस वाली। आपने अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क करवा लिया, यानी आपके मान लीजिए एक बिजनेस का एक लोगो है, ठीक है, उसको आपने ट्रेडमार्क करवा लिया कि ये लोगो, ये नाम कोई भी यूज ना कर पाए, ठीक है। तो एक तरह से आपको लाइसेंस मिल गया कि ठीक है, अब आपका ये नाम आपके नाम पे रजिस्टर हो चुका है, इसको कोई और यूज नहीं करेगा, ठीक है। ट्रेडमार्क, तो आपको, आपने उसको पेमेंट करी, ठीक है, आपको एक मान्यता मिल गई कि आपका एक नाम फिक्स हो गया, इसको आप कोई भी और यूज नहीं कर सकता आपके अलावा, ठीक है। तो वो ट्रेडमार्क हो गया। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल किसी ऑथर ने एक बुक प्रिंट करी, एक बुक लिखी, ठीक है, अब वो मैटर मार्केट में पब्लिशर के पास जाता है लेकर कि हाँ मुझे मेरी ये बुक प्रिंट करके मार्केट में बेचो, ठीक है। ऑथर कहता है पब्लिशर को, अब वो मैटर तो बेटा कभी भी चोरी हो सकता है, ठीक है। आप कितने सारे ऑथर्स के नॉवेल्स पढ़ते हो, कई सारी बुक्स पढ़ते हो, आपकी अकाउंटेंसी बुक्स कई कई बार ऑथर्स के नेम लिखे होते हैं, ठीक है। अब वो मैटर कोई भी कॉपी करके उस मैटर को चुरा सकता है, ठीक है। तो वो ऑथर क्या करते हैं बेटा, उस मैटर को कॉपीराइट करवा लेते हैं, यानी उस मैटर को कोई भी कॉपी करेगा तो उन पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस ऑथर के द्वारा कि वो उसका इन्वेंट किया हुआ, उसका पहला इजाद किया हुआ मैटर है, ठीक है, उसने अपने हाथ से, अपने दिमाग से सोच कर लिखा हुआ, तो उसको कॉपीराइट करवा लेते हैं। ये भी एक मान्यता है। कॉपीराइट एक कॉपी ना होने वाला एक राइट है कि आपका मैटर सुरक्षित है, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, कोई भी अगर करेगा उस पर लीगल एक्शन होगा। नेक्स्ट आता है बेटा गुडविल, ठीक है। गुडविल के बारे में, मार्केट में हमारी रेपुटेशन है बेटा, वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है, उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। तो ये हमारी सारी एसेट्स कहलाएंगी, ठीक है, जिसमें हमने कुछ बातें करी, कुछ टेंजिबल के बारे में, कुछ इंटेंजिबल के बारे में, कुछ पर्सन्स के बारे में भी। पर्सन्स को भी हमने एसेट्स में रखा था, डेटर्स को, करेक्ट। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। पहली बात बेटा, ऑनरशिप होनी चाहिए। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट। बिना वैल्यू के तो कोई एसेट हो भी नहीं सकता बेटा। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, सिंपल सी सेम बातें हैं, उसकी कोई वैल्यू हो और वो मनी में उसको लिखा जा सके या मेजर किया जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेटा इसकी कैटेगरी। आगे कैटेगरी में क्या आता है, एसेट्स ना हमारी बेटा टर्म्स के हिसाब से, जो हमारी एसेट्स बड़ी हैं या कुछ एसेट्स हमारी छोटे टर्म की होती हैं, उन पे हम उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं। कैसे, आइए जरा समझते हैं। बेटा आपने एक मशीनरी खरीदी, एसेट में आपने मशीनरी खरीदी। मशीनरी कितने साल के लिए खरीदते हो? क्या 6 महीने के लिए, क्या 1 साल के लिए, क्या 1.5 साल के लिए, क्या 2 साल के लिए?
नो बेटा, आप खरीदते हो जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है। वो शेल्फ लाइफ मैं अज्यूम कर लेता हूं 5 to 7 ईयर्स है, ठीक है। मैं 7 ईयर्स लगा लेता हूं, ठीक है। अब बेटा वो 7 ईयर्स उसकी लाइफ है और एक ऐसी मशीनरी है या एक कोई ऐसी आइटम है जिससे आपको फ्यूचर बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर खत्म हो जाने हैं। विद इन 1 ईयर उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर उसकी रियलाइजेशन हो जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर उसके फ्यूचर बेनिफिट्स आ जाएंगे। यहां पर मशीनरी के फ्यूचर बेनिफिट्स कब तक आते रहेंगे बेटा? 7 साल तक। यहां पर कब तक आएंगे? वो आइटम्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं आगे चल के कि नॉन करंट करंट आइटम्स कौन सी होती हैं, नॉन करंट कौन सी होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी आइटम्स जिनके फ्यूचर बेनिफिट्स आपको 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, 12 महीने के अंदर अंदर। तो बेटा ये दो कैटेगराइज हमने करा दो आइटम में, इनको बोलेंगे नॉन करंट। क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। जो जो करंट में रियलाइज नहीं हो सकती, करंट मतलब करंट पीरियड में, ठीक है, विद इन 2-3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो रियलाइज नहीं हो सकती, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट, ठीक है। अब जिनके बेनिफिट्स 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे वो क्या होगी बेटा? करंट एसेट्स। क्या होंगी? करंट एसेट्स, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, एंड थर्ड आ गई बेटा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मैं आपको बता देता हूं, कई बार ना बेटा हम ना होते हुए भी किसी आइटम को हम एसेट बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब बिजनेस की तरफ आप खड़े होकर देखो, ठीक है। आपको बिजनेस में बिजनेस को लॉस हुआ, अब वो लॉस कौन बियर करेगा? वो लॉस बिजनेस बियर करेगा या ऑनर बियर करेगा? ऑनर, ठीक है। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया हुआ उस पर राइट सारा ऑनर का है, और तो बिजनेस ने अगर लॉस कमाया है तो लॉस पे भी राइट किसका है? ऑनर का है। तो बेटा बिजनेस के लिए उतना पैसा रिकवरेबल हो गया किससे? ऑनर से लेने वाला। जब उसने प्रॉफिट कमाया था वो कहता था मैंने प्रॉफिट कमाया है, मैंने ऑनर को देना है, तो मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। अब लॉस है तो मैंने ऑनर से रिकवर करना है। बिजनेस की तरफ खड़े होकर देखो बेटा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो P&L में अगर लॉस आ रहा होता है तो वो बिजनेस उसको बेनिफिट बोलता है कि मैंने ऑनर से रिकवर करनी है इतनी अमाउंट, उसके इतने नुकसान हो चुके हैं तो मुझे रिकवर करना है उससे, ठीक है। तो उसको ये एसेट बोलते हैं, उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस वर्ड जनरेट हुआ है फेक वर्ड से, नकली का, ठीक है। तो ये नकली के एसेट्स हैं। बिजनेस की तरफ से खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस की तरफ से खड़े होकर देखते हैं तो हमें लॉस जो है वो रिकवरेबल होता हुआ दिखाई देता है ऑनर से, तो इसलिए हम इसको एसेट बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो सबसे पहली है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर द एंटरप्राइज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। इसको रीसेल नहीं किया जाएगा, बट हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। उसको या तो एज एन इन्वेस्टमेंट रखा जाएगा या बिजनेस ऑपरेशंस में यूज किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स those assets are held by the business for a long term period, long term point of view से examples of non current assets are fixed asset, non current investments, fixed asset मतलब मशीनरी, लैंड, जो ऊपर हमने बातें करी थी। लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है किसी को तो वो भी आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, वापस देकर जाएगा आपको, ठीक है। बट आपने दिया 4 साल के लिए तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ये सब करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, करेक्ट बेटा। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में आती है हमारी, नॉन करंट एसेट के अंदर ही फिक्स एसेट आ रही है, ठीक है। फिक्स एसेट क्या होती है? जैसे बेटा हमने बात करी थी टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो छू सकने वाली और ना छू सकने वाली, ठीक है। जिनको टच किया जा सके वो टेंजिबल, जिनको टच ना किया जा सके
वो इंटेंजिबल। ठीक है, इनको बेटा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही इसका डिटेल्ड डिस्कशन हमने इस पे कर ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर बेटा जिनका पैसा रियलाइज हो जाएगा, जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाते हैं। बेटा अभी हमने बात करी थी डेटर्स की, किसकी? डेटर्स की। डेटर्स कौन? जिनको मैंने उधारी बेच रखा है सामान, तो वो मेरे एसेट से क्या थे? एसेट से। क्या वो मुझे 2 साल बाद पेमेंट करेंगे, 3 साल बाद पेमेंट करेंगे? आंसर इज नो। इतना क्रेडिट पीरियड में उनको देने वाला भी नहीं। मैं उनको 2 या 3 मंथ्स मैक्सिमम उनको क्रेडिट पीरियड दूंगा, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर उनसे पेमेंट मुझे आ जाएगी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितनी देर में रिकवर हो गए बेटा? 2-3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हमारे क्या क्लासिफाइड होंगे? करंट एसेट्स। क्या क्लासिफाई होंगे? करंट एसेट्स। ठीक है, जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स 2-3 मंथ्स या 1 साल के अंदर अंदर हमें आ जाए, वो क्या है हमारे बेटा? करंट एसेट्स है। ठीक है, जैसे हमारा डेटर्स हो गए, कैश हो गया, ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो गई कि आपने 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो बेटा उसकी रियलाइजेशन विद इन 5 और जो भी आपने टर्म डिसाइड करी है विद इन 12 मंथ्स वो आपका रिकवर हो जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा fictitious assets. Fictitious assets are those assets which are neither tangible or nor intangible. जो tangible और intangible नहीं है, जिनको हम लॉस को हम अपनी एसेट्स बोलना शुरू कर देते हैं ना, उसको हम fictitious asset बोलते हैं, राइट? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा एक ना कंपनीज एक्ट, अभी तो आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में उन्होंने, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं, कंपनीज एक्ट में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, बस 2 ही एसेट है आपके लिए अभी। फिक्स एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ये लोन एंड एडवांस, ये सब चलते रहेंगे। बट उन्होंने ग्रुप कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज हैं उनके लिए सिर्फ 2 तरह की एसेट्स होती है, नॉन करंट और करंट एसेट, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है सर? बेटा जब भी हमें किसी चीज का करंट और नॉन करंट पीरियड डिसाइड करना हो तो ऑपरेटिंग साइकिल हेल्प करता है हमारा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा? ब्रीफ में बात करूंगा मैं इसका। आप सबसे पहले कैश लेकर आते हो बिजनेस में, उससे स्टॉक खरीदते हो, उस स्टॉक से मैन्युफैक्चरिंग करते हो यानी आरएम खरीदते हो, रॉ मटेरियल, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाते हो, फिर उससे आप मार्केट में सेल कर देते हो, तो डेटर्स को आप उधारी माल बेच देते हो, तो डेटर से फिर पैसा आता है। इस कैश से आप कैश कन्वर्ट करने में जितना टाइम लेते हो, टाइम मतलब आप कैश से कैश आपने 2 महीने रखा, 2 मंथ्स अपने पास, उससे रॉ मटेरियल खरीद दिया, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर होने में 2 महीने लग गए, फिनिश गुड्स बनते में, ठीक है, तो वो 2 महीने ऐड हो गया, 2 महीने आपके 3 महीने आपके इसमें ऐड हो गए, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है, 3 मंथ्स तो डेटर्स को बेचने में, ठीक है, डेटर्स आगे कहते हैं हम 4 महीने में आपको पेमेंट देंगे, तो बेटा जितना टाइम लगा कैश टू कैश कन्वर्ट होने में, 2 महीने प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 टोटल 11 मंथ्स, तो बेटा 11 मंथ्स का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। क्या हो गया? ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, करेक्ट। ऑपरेटिंग साइकिल मींस द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, एसेट खरीदा, उससे एसेट कैश कन्वर्ट होने में हमें कितना टाइम लग रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ये लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? जिस भी आइटम से, हमने एसेट में पढ़ा था, जिस भी आइटम से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हो, यानी हम खुशी में हैं, हमें पता है कि हाँ पैसे आएंगे, आराम से बैठे हम, ठीक है, पैसे आएंगे या बेनिफिट आएगा, वो सब आइटम्स जो हमें फ्यूचर में खुशी देती हैं
वो सब हमारी आइटम्स हम एसेट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब मशीनरी से मुझे प्रोडक्शन होनी थी, मुझे बेनिफिट आना था, मैंने एक बार 10 लाख की एक मशीनरी खरीद ली, अब हर साल मैं उसे यूज करूंगा और मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा वो एसेट हो गया। व्हीकल, मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक बार पेमेंट करी, उससे उसे मैं कई साल यूज करूंगा, ठीक है, तो वो मेरा एसेट हो गया। ऐसे ही बेटा, जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे थे वो हमारी एसेट्स थी। अब जो आइटम्स मुझे बोझ दे, मुझे टेंशन दे बेटा, वो क्या है? लाइबिलिटीज। यानी मैं किसी से उधारी पैसा पकड़ रहा हूं, सर पैसा लिया है वो तो अच्छी बात है ना, बेटा वापस भी तो करना है ना मुझे। आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 2 साल बाद मुझे कभी भी उसकी टर्म्स के हिसाब से वापस करना है, तो वो मुझे आज अगर लेकर आ रहा हूं तो बेटा वो मेरे लिए सिरदर्दी है। ठीक है, जो भी आइटम आपको सिरदर्दी दे या फ्यूचर में आपको लगे कि हाँ आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो गए, मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा जाना है इन फ्यूचर में, तब आपको वो आइटम्स आपको कहां पे कैटेगराइज करनी है? लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज मींस अमाउंट ओड, पेड, पेबल, सॉरी, पेबल बाय द बिजनेस। मेरे बिजनेस ने किसी का पैसा अभी देना है। ठीक है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर, जो बिजनेस ने ऑनर से पैसा लिया, आपको याद है कैपिटल ली तो कैपिटल भी वापस करनी है, तो ऑनर्स के टुवर्ड्स लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, ठीक है, तो उसको हमने कैपिटल वर्ड बोला था, इंटरनल लाइबिलिटी है वो। ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स एन आउटसाइडर, टुवर्ड्स दी आउटसाइडर। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने पब्लिक से लोन ले लिया, आपने किसी से उधार सामान खरीद लिया, तो वो सब आपके लिए बोझ है। बेटा सोच कर देखो, आज आपको वो उधारी सामान दे रहे हैं, क्या आप उसका पैसा वापस नहीं करोगे? करेंगे। ठीक है, क्या आप बैंक से लोन ले रहे हो तो क्या आप वापस नहीं करोगे? करेंगे। तो डेफिनेटली बेटा ये आइटम्स आज तो हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, बट फ्यूचर में इनका सिरदर्दी है, इनको वापस करेंगे, इनका इनकी तरह इसकी वजह से हमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा, हमारा कुछ ना कुछ जाएगा। ठीक है, तो वो सब आइटम्स हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है। तो कुछ होती हैं इंटरनल, अगर मैंने ऑनर से पैसा लिया तो वो हो गया इंटरनल लाइबिलिटी, और जब मैं बाहर वाले लोगों से कुछ पैसा या उधारी सामान खरीदता हूं तो वो क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज को समझ लेते हैं। ये भी बेटा दो तरह की होती हैं, कुछ होती है नॉन करंट, ये टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितना टर्म है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स दोनों में विच एवरेज मैक्सिमम जो होता है वो हमारा क्या है? लाइबिलिटीज है, सॉरी, नॉन करंट और करंट डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज मुझे 12 महीने से ज्यादा के बाद पे करनी है वो नॉन करंट में आ गई, जिनमें मोर देन 12 मंथ्स लगेंगे वापस देने में, ठीक है, वो नॉन करंट है। जिनको विद इन 12 मंथ्स हमने वापस करना है तो वो क्या है बेटा? हमारी करंट लाइबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर बी से लोन लिया, ठीक है, वो कहता ठीक है आप 2 साल बाद पे कर देना, तो मिस्टर बी से लोन लिया हुआ बेटा मेरा लोन लिया हुआ क्या बनेगा? मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगा। अगर मैंने मिस्टर सी से लोन लिया, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे वापस करना है, तो वो मेरा करंट है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आ गया करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों आ गए। बैंक से हम बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेते हैं, अदर लाइबिलिटीज होती हैं, ये सब क्या है? हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक है, और यहां पे बेटा हमने लाइबिलिटीज को अगर बात करें, क्लेम्स को वैसे बोलते हैं लाइबिलिटीज। जब भी हमारे ऊपर किसी क्लेम होता है, किसी कोई बंदा हम पर आकर क्लेम करता है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो जिनसे हमने उधारी सामान खरीदा हुआ है बेटा, उनको भी पेमेंट करनी है ना, तो वो भी हम पर क्लेम करेंगे कि हाँ लाइए हमें पेमेंट दीजिए। ठीक है, तो उनको बेटा क्रेडिटर वर्ड बोला जाता है। क्या? क्रेडिटर। तो वो पर्सन जिनसे हमने उधारी सामान खरीदा है, मिस्टर सी से मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदी, ठीक है, तो उसको मैंने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 3 महीने तक वो मेरा क्या बना रहेगा? क्रेडिटर, और वो मेरा कैटेगराइज होगा एज अ लायबिलिटी।
ठीक है बेटा, ये थी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिस्कशन। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वैसे हम पढ़ चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, जब भी बेटा हम किसी को उधारी सामान खरीदते उधारी सामान बेचते हैं। अभी आपको याद है हमने बात करी थी डेटर्स के बारे में। यस बेटा, ये वही डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, जो अभी अभी हमने रिसेंटली 2 मिनट पहले पढ़े हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, यानी मेरे उधारी के कस्टमर्स जिनको मैंने उधारी सामान बेचा है क्रेडिट पे। क्रेडिट बेटा वर्ड यूज होता है उधारी के लिए, क्रेडिट सेल। ठीक है, उन कस्टमर्स को मैं क्या बोलूंगा? डेटर्स। और वो डेटर्स को मैं ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकता हूं। ठीक है, इधर मैं जिन सप्लायर से मार्केट से क्रेडिट पे परचेज करता हूं, उधारी परचेज, कि भैया आज मुझे सामान दे दो, मैं फ्यूचर में 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो वो मेरे सप्लायर्स बेटा क्या कहलाए जाते हैं? क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल। ऐसा पेबल जिनको व्यापार में मैंने कुछ ना कुछ वापस करना है, वो मेरे ट्रेड पेबल हो गए। ठीक है, द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग द सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। अगर इनको मैंने गुड्स बेची, ठीक है, या कोई सर्विस दी और उनसे पैसे आने हैं फ्यूचर में, तो वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है। अगर मैंने गुड्स खरीदी या सर्विस खरीदी, यहां पे मैं सेल वर्ड लिख देता हूं, गुड्स या सर्विस सेल करी है, यहां पर मैंने परचेज करी है, ठीक है, उधार में। ठीक है, तो उनको मैंने जितनी देर पेमेंट नहीं की, तब तक वो मेरे पेबल में रहेंगे, ट्रेड पेबल। ठीक है बेटा, ये हमारे एसेट्स में हमने पढ़े थे अभी, और ये हमने अभी लायबिलिटीज में पढ़े थे। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा आज हमने एक रिकैप लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा एसेट्स के बारे में। एसेट्स के अंदर हमने नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा। एसेट्स हमारी टेंजिबल भी होती हैं, इनटेंजिबल भी होती हैं। टाइम के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर उसके बाद लायबिलिटी पढ़ी। लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्लेम्स होते हैं। ठीक है, लोगों के क्लेम्स हम पे, और जो हमें फ्यूचर में सिरदर्दी, जिनसे हमें बोझ फील हो, वो सब हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, और ये भी हमारी टर्म के बेसिस पर डिवाइड करें तो नॉन करंट और करंट होती है। इनका डिवाइड करने का फैक्टर क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्या है। ट्रेड रिसीवेबल वो कस्टमर्स जिनको हमने उधारी सामान बेचा और हमें फ्यूचर में पैसे आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल वर्ड है, डेटर भी बोल सकते हैं बेटा इनको। ठीक है, और ट्रेड पेबल कौन है? क्रेडिटर्स, जिनसे जिनसे हमने उधारी में सामान खरीदा और हमने फ्यूचर में 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। ठीक है, तो बेटा आज का ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़ी हैं। ठीक है, और होपफुली हमने इंपॉर्टेंट सारी वो कर ली हुई है। ठीक है, अगर आपको कोई अलग से आपकी बुक में अगर कोई ऐसी टर्म आपको दी हुई है जो आपको समझनी है, तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, हम उसको आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास स्टार्ट होगी रूल्स पे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।